जेनी एक नॉर्वेजियन नॉवेल का जो है वो तर्जुमा है जिसका नाम जैनी है और इसका उर्दू तर्जुमा किया है शगुफ्ता शाह साहिबा ने। और तर्जुमे के बारे में इतना कहूँगी कि बेहतरीन अंदाज में किया गया है जिसमें कहीं भी ऐसा मुकाम नहीं आता कि जहाँ कहा जा सके कि तर्जुमे में झोल है। ये बिल्कुल जो है नॉर्वेजियन तहज़ीब और ज़ुबान को जो है वो उर्दू ज़ुबान में जिस तरीके से इस उम्दगी से ढाला गया है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। अलबत्ता ये हकीकत है कि यन्नी की कहानी ने मुझे बेहद मुतासिर तो नहीं किया, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा और ख़याल है। लेकिन इस नॉवेल में ऐसे बहुत से पहलू हैं जिनकी वजह से मैं ये नहीं कह सकती कि ये नॉवेल मुझे कतई पसंद नहीं आया। अलबत्ता तवालिद की हद तक तफसीली मंजर नगारी असाब पर भारी साबित हुई, जिसने बहुत से मकाम पर बेजार किया। मंजर नगारी एक हद से बढ़ने लगे तो कारी के तख़य्युल को कमज़ोर कर देती है। कुछ सोचने और तस्वीर बुनने का हक कारी को भी दे देना चाहिए, या फिर शायद मुझे ही पकी पकाई तख़य्युल की खीर हजम नहीं होती। इस नॉवेल की जो सबसे बेहतरीन बात लगी वो ये थी कि मुसन्निफ़ा ने हकीकत के करीब तरीन किरदार को यूँ लिखा कि महसूस हुआ कि शायद ये सगरीद अब्दुलसीद के अलावा और कोई नहीं लिख सकता था। सगरीद ने इस कहानी में औरत के खालिस और तल्ख रवैये, तजुर्बे और नफ्सियात को बहुत उम्दगी से लिखा। एक ऐसी हकीकत को लिखा कि असर कदीम और हाजिर के मर्द मुसन्निफ़ीन भी कभी न लिख पाए, या ये कह सकते हैं कि यूँ न लिख पाए। यन्नी की कहानी में यन्नी नॉवेल की हीरोइन होती है जो कि किरदार से बहुत बढ़कर है। इस दुनिया में मौजूद एक ख़ास औरत की ज़ुबान है जिसका गूंगापन सगरीद ने तोड़ा है। ये कहानी नार्वे की पेंटर यन्नी के गिर्द घूमती है जो अपनी पेंटिंग के सिलसिले में मुख्तलिफ मुल्कों में रह चुकी है। और अब रूम में अपने हम असर पेंटर्स फरहान, जेसिका, आहिलीन और गुनार के साथ रहती है। ये सब लोग अपने अपने काम के सिलसिले में बहुत मेहनती होते हैं। अलबत्ता फरहान जेसिका अपने काम में कम और दिल बहलाने पर ज़्यादा तवज्जो देती है। जेसिका छोटे छोटे माशरे चला लेती है। वह एक खतबी शख्स की मोहब्बत में धोखा खाने के बाद शायद ऐसी हो जाती है। लेकिन फरहान जेसिका भी एक दिल की बहुत ही अच्छी और नरम खून लड़की होती है। फरहान जेसिका के बरक्स यन्नी एक मजबूत किरदार की मालिक होती है जो अपने मसाइल को अपने अंदर समो लेती है। उसके सब साथी उसे एक बावकार और समझदार लड़की समझते हैं जो मशरकियत और हया से लबरेज होती है। यन्नी और फरहान दोनों ही दूसरों का दिल मोह लेने की काबिल होती है। फरहान जेसिका बला की हद तक खूबसूरत होती है तो यन्नी अपनी ज़ात में यकता, मुनफरिद और बावकार। रोम की गलियों में घूमते हुए एक दिन अचानक उसकी मुलाकात अपने हम वतन अजनबी हेलिगे से हो जाती है जो बाद में उसके हल्का अहबाब में शामिल हो जाता है। फरहान और आहिलीन एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और हेलिगे पहले फरहान जेसिका की खूबसूरती से मुतासिर होता है और फिर यन्नी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। दर हकीकत वो भी इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि वो यन्नी से मोहब्बत करता है। वो यन्नी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता है और यन्नी जो बज़ाहिर चट्टान थी, आने और चाहे जाने की ख्वाहिश रखती थी। उसने मोहब्बत का जो खाका बना रखा था, हेलिगे के इजहार से उसे महसूस हुआ कि हेलिगे उस खाके का चेहरा है। वह हेलिगे की मोहब्बत के सामने सर तस्लीमें खम कर देती है, जबकि उसके दोस्तों को लगता है कि हेलिगे यन्नी के काबिल नहीं है। और बाज़ औक़ात हमारे दोस्तों की ऐसी राय बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। यन्नी और हेलिगे रूम में मोहब्बत की मुख्तसर सी बहार इकट्ठे देखते हैं और फिर कुछ अरसे के वक्फे से वो दोनों अपने मुल्क नार्वे में वापस आ जाते हैं। यहाँ से कहानी अपना नया मोड़ लेती है। यन्नी और हेलिगे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हेलिगे की ख्वाहिश पर अमल करते हुए यन्नी उसके घर जाती है, उसके वालिदैन से मिलती है। यन्नी को हेलिगे की वालिदा सख्त नापसंद आती हैं जो कि बात बात पर तंज करने की आदी होती है। यन्नी को उनसे दोबारा मिलना पसंद नहीं होता, लेकिन हेलिगे की खातिर उसे ये करना ही पड़ता है। नार्वे में वो अपने स्टूडियो में ही रिहाइश पजीर होती है, जहाँ एक रोज़ हेलिगे का बाप गैरेट यन्नी से मुलाकात करने आ जाता है। वो यन्नी की पेंटिंग और शायद यन्नी से भी मुतासिर होता है।
मिस्टर गैरेट भी पेंटिंग का शौक रखते थे और यही काम करना चाहते थे, लेकिन अपनी बीवी की पोजेसिवनेस की वजह से वो इस काम को जारी न रख सके। यानी एक दिन उनकी दावत पर उनके दफ्तर भी जाती है, उनके पेंटिंग का काम देखती है। यहाँ से मिस्टर गैरेट और येनी के दरमियान एक नए ताल्लुक की फिजा कायम होती है। हैलिगे को येनी का अपने बाप से यूं मिलना पसंद नहीं होता। हैलिगे के घर का माहौल बहुत ही चिड़चिड़ा और जहनी कोफत का बायस होता है और येनी इस माहौल में रहते हुए अपनी हैलिगे के साथ मोहब्बत को महसूस नहीं कर पा रही। उनके दरमियान फासले आना शुरू हो जाते हैं। कोई भी नॉर्मल इंसान हैलिगे के घर के माहौल में खुश और पुरसकून नहीं रह सकता है। आखिर एक दिन हैलिगे और येनी का ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाता है। हैलिगे पीएचडी करने के लिए बाहर चला जाता है और येनी जिसे मोहब्बत की हद से ज्यादा चाहती है वो टूटकर बिखर रही थी। वो जो किसी पर पहली मर्तबा एतमाद कर बैठी थी उसके एतमाद के काबिल न था। येनी गमो गुस्से की कैफियत का शिकार थी और वो नहायत तेजी से डिप्रेशन में चली गई और एक रोज वो मिस्टर गैरेट के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेती है। वो दोनों ही जानते थे कि ये ताल्लुक जरूरत का था। येनी को किसी जहर की जरूरत थी जिससे वो अपना खात्मा कर सके और मिस्टर गैरेट को एक जवान मोहब्बत की जरूरत थी। और येनी ने मिस्टर गैरेट के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करके अपनी रूह का खात्मा कर लिया। अपनी पहली गलती की उसे यही सजा बेहतर महसूस हुई। वो एक अनापरस्त लड़की की गलती थी जिसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकती थी। येनी मिस्टर गैरेट के बच्चे की माँ बनने वाली थी तो उसने अपना इलाका छोड़कर किसी और जगह पनाह ली। येनी ने जब अपने बच्चे को जन्म दिया तो एक बार फिर से उसे जिंदगी की रपट दिखाई दी। जिस मोहब्बत की भूखी थी वो उसे अपने बच्चे की सूरत में मिलने लगी। इससे पहले कि वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आती, एक दिन उसके येनी का मुखलिस दोस्त गुन्नार, जो हर लम्हा उसका खैर हुआ था, उसे लेकर इटली और फिर रोम आ गया। वो येनी को जिंदगी की तरफ वापस लौटते देखना चाहता था, लेकिन येनी बिल्कुल बेहिस हो चुकी थी। वो येनी जिसने अपने किरदार को संभाल कर रखा होता है, उसे कोई इश्तहा भरी नजर से देखता या छू लेता तो वो बिल्कुल मुज़ाहमत न करती। फिर एक रोज गुन्नार ने येनी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उसे अपनाना चाहा। वो येनी की जिंदगी के हर पहलू से वाकिफ था। वो वाहिद शख्स था जो येनी को समझता था, मगर न हैलिगे और मिस्टर गैरेट कभी येनी को समझ ही न पाए। येनी को गुनार की मोहब्बत पर एतबार करने में बिल्कुल भी दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि वो वाहिद खरा इंसान था, लेकिन उसने खुद को गुनार के काबिल नहीं समझा। गुनार के काबिल ना समझते हुए गुनार को मौका न दिया और खुद को गंदगी से अटा समझ रही थी। लेकिन गुनार के लिए वो पहले की तरह बाकिरदार और बावकार ही थी। गुनार ने उसके इनकार का एहतराम किया। इससे पहले कि गुनार और येनी को कोई खुशकिस्मत मौका मिलता, रूम में एक बार फिर से येनी का टकराव हैलिगे से हो जाता है। उसे हैलिगे से शिद्दत से नफरत महसूस होती है। तो हैलिगे उसकी रिहाइशगाह में आता है, वो उसे रस्मी तौर पर बातचीत करती है, लेकिन हैलिगे को उसकी जिंदगी में वापस आने की धुन सवार होती है। उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहता था और वो इनकार करना चाहती थी। वो भागकर गुनार के पास जाना चाहती थी, लेकिन हैलिगे उसे गुनार के पास नहीं जाने देता। जैसे पहली मर्तबा कभी वो इसी वजह से येनी के करीब होता है कि कहीं येनी गुनार की न हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि येनी के काबिल सिर्फ गुनार ही है। उसके इनकार के बावजूद उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेता है। येनी जिसकी मुज़ाहमत की ताकत बिल्कुल जवाब दे चुकी होती है, वह हैलिगे के सामने जिस्मानी तौर पर हथियार डाल देती है। हैलिगे उसे ये बावर कराता है कि वो अब उसकी हो चुकी है, तो वो भी इस बात में सर हिला देती है। वह फतह के नशे में मखमूर होता है और येनी उसे इस नशे में रहने देती है। फिर जब वो चला जाता है तो येनी की मुर्दा रूह को एक जिंदगी मिलती है। उसमें मुज़ाहमत और इंतकाब का जज्बा जन्म लेता है। वो अपनी नब्ज़ काट लेती है
और ज़ख्मी हालत में ऊपर छत पे गुनार के पास जाना चाहती है, लेकिन उसकी आखिरी सीढ़ी पर गिर जाती है। हेलिगे जो किसी ख्याल के तहत यन्नी की रिहाइश गाह पे वापस आता है तो यन्नी को खून में लथपथ देखकर चलाना शुरू कर देता है और फिर यन्नी मर जाती है। गुनार हेलिगे को ये बावर कराता है कि यन्नी की ज़िंदगी में हेलिगे के वापस आने से पहले एक शख्स आया था और ये बताना चाहता था कि उसका बाप था, लेकिन उसे ये नहीं बताता। हेलिगे को अजियत देने पर वो अपनी यन्नी के राज और इज्जत को तरजीह देता है। अलबत्ता हेलिगे की फतह उसकी बदतरीन हार बन जाती है। यन्नी अगर खुदकुशी ना करती और गुन्नार को अपना लेती तो ये कहानी सतही होती। इस नावल के इख्तिताम पर दिल खुश हुआ। खुदकुशी एक अच्छा अमल नहीं है और यन्नी ने खुदकुशी नहीं की थी, सिर्फ अपने जिस्म से छुटकारा पाया था, जिसके सबब उसकी रूह की मौत हो चुकी थी, जिंदा हो गई थी। उसकी खुदकुशी ने साबित किया कि यन्नी के अंदर की खुददार औरत मरी नहीं थी। गुनार ने यन्नी की मौत के बाद उसकी महरूमियों और दुखों का बोझ अपने दिल पर ले लिया और उससे हमेशा मोहब्बत करता है। यन्नी की खुदकुशी गुनार के लिए बावकार थी। वो यन्नी जैसी अनापरस्त लड़की की अना के मेयार से बखूबी वाकिफ था। यन्नी की बस एक ही गलती थी कि उसने एक सतही और कम हैसियत शख्स के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और फिर उसकी अना पर कारी ज़रब पड़ी। अगर उस वक्त यन्नी खुद को इंसान होने का मार्जिन दे देती और खुद को माफ़ कर देती तो अपनी बाकी की ज़िंदगी अजियत, दुख और मायूसी और बेइज्जती को बर्दाश्त न करती। नावल में मुसन्निफ़ा और तर्जुमा निगार ने नॉर्वे, रोम और दीगर जगहों की बहुत अच्छे से सैर कराई। गुनार का किरदार बहुत पसंद आया। अफसोस कि लड़कियां गुनार का इंतज़ार करते करते कई सराबों में भटकती रहती हैं और जब उनकी ज़िंदगी में कोई गुनार आता है तो वो थक चुकी होती है और अपनी मोहब्बत के असल हकदार को मौका नहीं देती। मुसन्निफ़ा ने यन्नी जैसी औरत की नफ्सियात पर जिस सच्चाई के साथ कलम बंद किया है वो काबिल दीद है। यह कहानी डिप्रेशन में मुब्तला कर देने वाली कहानी थी, असाब पर भारी पड़ने वाली कहानी, लेकिन मुसन्निफ़ा ने खटोर सच्चाई को भी इस अंदाज में पेश किया कि दुख तो बहुत हुआ लेकिन डिप्रेशन की कैफियत लंबी नहीं रही। इस नावल में मौजूद रोमान परवर लम्हात को ऐसे लिखा कि उनसे एक पल के लिए भी लुत्फ़अंदोज़ होने का ख्याल नहीं आया, अज़ियत ही महसूस हुई। नावल को लेकर मेरे जज्बात मिले जुले से हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि यन्नी पढ़कर मैं बेहद खुश हुई और मुतासिर हुई हूँ, लेकिन ये कहानी अच्छी थी। ये कहानी जिस कदर मुझे बुरी लगी उसे कारीन के लिए इतना ही बुरा होना चाहिए था। शायद यही इसकी क्वालिटी थी कि ये बुरी लगी। इस पे गुस्सा आया, रोना आया, दुख हुआ, कराहियत महसूस हुई। गर्ज की बहुत सारे मनफी जज्बात ने मगलूब किए रखा, लेकिन यन्नी से नफरत ना हो सकी क्योंकि वो काबिल नफरत ना थी। वो मुफलिस थी जिसे मोहब्बत की तशनगी ने मार डाला।